मैं 12 साल की थी जब मैंने पहली बार अम्मा और अब्बा के कमरे में जाकर सब देख लिया था। और यह सब अचानक हुआ था। मैं उस रात पानी पीने उठी थी कि कमरे के पास से गुजरते हुए मुझे थप थप की आवाज़ें आईं। तो मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मुंह खुले का खुला रह गया था। मैं इतनी छोटी बच्ची भी नहीं थी। आज पहली बार मैं अम्मा अब्बा को ऐसी हालत में देखकर खुद की हालत ख़राब कर बैठी थी। मैं जल्दी से कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और शीशे के सामने खड़ी होकर खुद का मुआयना करने लगी कि क्या मैं भी अपनी अम्मा की तरह ही दिखती हूँ। लेकिन मेरे जिस्म में अभी वाजिया तब्दीलियाँ नहीं महसूस हो रही थीं। शायद मैं अभी बालग नहीं हुई थी। अब मुझे रोज़ रात को अम्मा और अब्बा का प्रोग्राम देखने का मौका आसानी से मिल जाता था, क्योंकि हम घर में ज़्यादा अफराद नहीं थे। मेरी एक छोटी बहन थी जो 6 साल की थी, मेरे ही कमरे में सोती थी। वह रात होते ही सो जाती। एक रात मेरे दिमाग में इस कदर दर्द उठा कि अम्मा अब्बा के कमरे में छुप गई, क्योंकि आज मैं खुद। मेरा नाम मेहरबानो है। मेरी उम्र 12 साल थी। मेरी बहन 6 साल की थी। मैंने मिडिल क्लास पास कर लिया। अपने गांव की सबसे समझदार और बहादुर लड़की मानी जाती थी। इसके अलावा मैं बहुत संजीदा मिजाज भी थी और अपने काम से काम रखती थी। पर मुझे अपने आसपास के माहौल की खबर रहती। मैं हर मामले में गहरी नज़र रखती। मेरी अम्मी, मेरी छोटी बहन और अब्बा, बस इतना ही हमारा ख़ानदान था। हमारे पास जो कुछ था हम इसमें बहुत खुश थे। पर अब्बा हमेशा ज़्यादा कमाने के तरीके तलाश करता। वह मुख्तलिफ कामों को शुरू करता, कभी छोटे पैमाने का कारोबार तो कभी किसी नई सब्ज़ी उगाने की कोशिश पर लगा रहता। न जाने अब्बा को कौन सा वार था कि जिस काम में भी हाथ डालता उसे नुकसान ही होता। अम्मी हमेशा अब्बा को समझाती कि जो है जितना है इसी में खुश रहना सीखो। ख्वाबों के पीछे इतना मत भागो कि तुम्हारी हकीकत ही पीछे रह जाए। बेहतर से बेहतरीन की तलाश, ज़्यादा की तलब इंसान को बर्बाद कर देती है। मेरा सारा जेवर तो तूने बेच डाला, बैलों का जोड़ा भी गुआ दिया। अब ले देकर ये घर और ज़मीन बची है, इसको भी बेच देगा। मेरी अम्मी और अब्बा में झगड़ा चल रहा था और मस्तून की आड़ से ये सब देख रही थी। हाँ, ज़रूरत पड़ी तो ये भी करूँगा, पर इस छोटे से गांव से निकल कर ही रहूँगा। मुझे लगता है कि किसी ने कोई जादू किया है, कोई बंदिश करवाई है मुझ पर, और ये काम लाजमन तेरे भाई का है। एक वही तो है मुझसे जलता, मुझे खाता पीता नहीं देख सकता। अब्बा ने मेरे मामू पर इल्ज़ाम लगाया, जबकि वो एक अच्छे इंसान थे जो अब्बा को हमेशा सही मशवरा देते, समझाते कि जो है इसी में खुश रहना सीखो। यही वजह थी कि अब्बा मामू को अपना दुश्मन मानते। अब्बा ने कुछ दिन के लिए ज़ुबान पर ताला लगा लिया और करीब के किसी गांव में चले गए। एक रात रहने का कहकर गए थे, पर आज एक हफ्ता हो गया था वो घर नहीं आए थे। फिर एक रात अब्बा अचानक घर में दाखिल हुए तो वो अकेले नहीं थे। उनके साथ एक औरत थी जिसकी उम्र मेरी माँ जितनी ही होगी। अब्बा ने उसका नाम सनम बताया। वो कुछ अजीब सी औरत लगती थी। उसने बालों को बिल्कुल सुर्ख रंग किया हुआ था और कपड़े ऐसे पहन रखे थे कि किसी शादी से आ रही हो। वो एक बात जो मैंने और अम्मी ने नोट की कि हमारे घर में आते ही वो आसपास ऐसे देख रही थी जैसे घर का कोना कोना नाप रही हो। अब्बा ने कहा कि वो उनकी दूर की कज़न है और कुछ दिन तक हमारे साथ रहेगी। मुझे याद है कि उस रात अम्मी और अब्बा में बहुत लड़ाई हुई थी। मैं कोई ना समझ तो नहीं हूँ, मैं कोई ना समझ औरत नहीं हूँ, तो इतनी आसानी से मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। कौन है ये? बोल अकरम, कौन है? आखिर अगर कहीं तूने इसे शादी कर ली तो मुझे अभी बता दे। मैं अपने बच्चों को लेकर अपने बाप के घर चली जाऊंगी। ये रातों रात कहाँ से अपनी कज़न उठा लाया तू? इतने साल तक तो तूने इसका जिक्र तक नहीं किया, और अब ये कहाँ से आ गई? अम्मी ने रोते हुए कहा तो अब्बा कस्में खाने लगे कि इस औरत का उनके साथ कोई रिश्ता नहीं, वो सिर्फ मेहमान है। इसके साथ कुछ बुरा हुआ तो उसके शौहर ने उसे छोड़ दिया, ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। अब वो कहाँ जाती? अब्बा कह रहे थे कि उसे कुछ दिन बर्दाश्त कर लो। अम्मी ने अब्बा की बात मान ली और उस औरत के लिए कमरा साफ कर दिया। पहली ही रात हमने देखा कि वह बाहर सहन में सो रही थी, जबकि अम्मी ने उसके लिए कमरा सेट किया था। पूछने पर बताया कि अंदर नींद नहीं आ रही। गर्मियों का मौसम अपने अरूज पर था। कमरे में उसे गर्मी लगी। उसने एक अजीब हरकत की जिसका बज़ाहिर कोई जवाब नहीं था। हमारे घर में उसे 3 दिन हो गए थे। 3 दिनों में वो एक बार भी नहीं नहाई।
جبکہ ہم گھر والے روزانہ نہاتے ایسے موسم میں، اور پھر ایسے موسم میں ٹھنڈا پانی کسی رحمت سے کم نہیں ہوتا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بعد میں نہائے گی۔ امی کو یہ بات بڑی عجیب لگی۔ اس سے ایک عجیب بات یہ تھی کہ ابا جب سے شہر سے آیا تھا نہا نہیں رہا تھا۔ اب یہ بھی بڑی حیرت کی بات تھی۔ امی مجھ سے اپنی باتیں کم ہی کیا کرتی، پر اس معاملے پر وہ بھی میری طرح پریشان تھی کہ ہر یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک دن سلمی نے کہا کہ وہ خود کھانا بنائے گی، اماں سے کیوں منع کر دیں۔ خیر اسی دن محلے کی ایک عورت ہمارے گھر آئی۔ اس نے صنم کا تعارف کروایا اور جاتے ہوئے امی کو صرف اتنا کہا کہ مجھے یہ عورت ٹھیک نہیں لگ رہی، تم اس سے محتاط رہنا۔ خیر وہ عورت چلی گئی۔ امی نے اس کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ صنم کھانا بنانے لگی۔ امی کو کہا کہ وہ روٹیاں بنائیں۔ امی نے ایسا ہی کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ شام ہوتے ہی گھر سے عجیب سی بو آ رہی ہے، جس کی وجہ سے میں تلاش میں تھی۔ میں حیران ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ جب ہم کھانا کھانے بیٹھے، وہ بو صنم کے بنائے ہوئے کھانے سے آ رہی تھی۔ یہی شکایت میں نے امی کے چہرے پر دیکھی۔ چھوٹی بہن بھی ناک پکڑے بیٹھی تھی۔ وہ سب کے لیے کھانا ڈالنے لگی اور ہمارے سامنے کھانا رکھا۔ امی نے مجھے ڈانٹنا شروع کیا کہ کہیں میں کسی مری ہوئی مرغی کا گوشت تو نہیں اٹھا لائی، کیونکہ خریداری کرنے میں ہی گئی تھی۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی گوشت کی دکان تھی۔ امی صنم کے سامنے شرمندہ ہو رہی تھی کہ ہم نے انہیں صاف چیز لا کر نہیں دی اور ان کی محنت خراب ہو گئی۔ خیر ہم سب لوگ کھانا کھانے لگے۔ قریب تھا کہ امی اس سے معافی مانگ دے۔ ہم نے دیکھا کہ ابا اور صنم وہ سالن کو ایسے کھا رہے ہیں جیسے دنیا کا سب سے لذیذ کھانا ہو۔ ہم کیا بولتے، ہم تو وہاں سے اٹھ گئے۔ اب ابا روز کی روٹین بنا لی۔ ان کے لیے کھانا صنم ہی بناتی۔ اب تو ابا کے بدن سے بھی ویسی ہی بو آتی۔ مجھے نہیں یاد کہ ابا آخری بار کب نہائے تھے۔ مجھے تو لگتا اب وہ منہ بھی نہیں دھوتے تھے۔ ابا صنم کے رنگ میں رنگتے جا رہے تھے۔ ابا نے کہا کہ صنم یہاں کچھ دن رہے گی، جبکہ اسے یہاں آئے ہوئے 1 ماہ ہونے والا تھا۔ جب اماں نے ابا سے پوچھا کہ صنم نے یہاں مزید کتنے دن رہنا ہے، تو کہنے لگے ہمیشہ یہی رہے گی۔ اماں کو حیرت ہوئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کسی بات کے لیے سوال کرتی، ابا نے بات کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ امی سمجھ گئی کہ اب ان کا سہاگ پرایا ہو گیا ہے۔ اس عورت نے انہیں امی سے چھین لیا ہے۔ یوں تو کوئی بھی اس معاملے کو دیکھنے کے بعد یہی کہتا کہ ابا اور صنم شاید شادی کر چکے ہیں، پر یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا، کیونکہ جب ایک دن ہمارے گھر کچھ مہمان آئے جو ابا کے رشتہ دار تھے، تو ابا نے ان سے صنم کا تعارف یہ بول کر کروایا کہ وہ ان کی منہ بولی بہن ہے۔ اس رات ہمارے گھر پھر جھگڑا ہوا۔ امی ابا کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ صرف میں ہی نہیں، یہ آوازیں صنم بھی سن رہی تھی۔ امی کا صبر جواب دے گیا، جب گناہ کر ہی بیٹھے ہو تو کم سے کم اس کے لیے اس کی ذمہ داری تو لو۔ کیوں سارے زمانے کے سامنے اسے اپنی بہن بتا رہے ہو؟ ارے صاف کیوں نہیں کہتے کہ معشوق ہے، شہر سے لائی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ کے کھانے کھاتا ہوں، جو کہتی ہے وہی کرتا ہوں، اور تو اور رات دیر تک اس کے کمرے میں بیٹھا رہتا ہوں، پھر سارا زمانہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ کون ہے۔ امی چلائی تھی۔ صفیہ میں تجھے کیسے سمجھاؤں، میرا اسے کوئی تعلق نہیں، مجھے بھائی کہتی ہے، میں اسے بہن مانتا ہوں، کتنی بار کہوں میرے لیے بہنوں جیسی ہے، مجھے اللہ کی قسم۔ ابا نے صفائی پیش کی، مگر اماں کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ اماں نے ابا سے کھڑے کھڑے طلاق مانگ لی۔ ابا نے یہ سنتے ہی امی کو ایک تھپڑ مارا۔ شاید امی کی زبان سے طلاق کا ذکر سننا انہیں بہت ہی ناگوار گزرا تھا، پر وہ غلطی پر تھے تو پھر یہ غصہ کیسا۔ امی وہاں سے روتے ہوئے نکلی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ مجھ سے ماں کی ایسی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ابا سے سوال کرنے جا رہی تھی کہ ہر وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیوں اس گھر کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، پر شاید صنم بھی ان کے ساتھ تھی۔ میں ان کی باتیں سن کر دروازے کے پاس رک گئی۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھے چھوڑ کر آج چلی جائے گی، بچوں کو بھی ساتھ لے جائے گی۔ میری بیوی ذمہ داریوں کی بیٹی ہے اور وہ لوگ کوئی عام نہیں ہے۔ ایک بار یہ بات ان کے کانوں تک جا پہنچی تو اسے کبھی میرے گھر بسنے نہیں دیں گے۔ اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میں نے آج تک اس پر ایسی سختی نہیں کی۔ وہی تو میرے دکھ سکھ کی ساتھی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے۔ میں آباد ہونے کی خواہش میں کہیں برباد ہی نہ ہو جاؤں۔ ابا پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ میں بہت حیران تھی۔ ابا کا رویہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شاید صنم کو میری موجودگی کا احساس ہو گیا۔ وہ دروازے کی طرف لپکی اور فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ مجھے یہ سب نہیں کرنا، زمانہ تو یہی کہتا ہے نا کہ یہ غلط ہے۔ کیا پتہ ہم کامیاب نہ ہوں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی لٹا بیٹھیں۔ چلو یہ سب کچھ ختم کرتے ہیں۔
बस बहुत हो गया, जितना होना था हम समझ लेंगे कि ये काम हमारे लिए नहीं था। अब्बा की हिम्मत जवाब दे गई, पागल मत बनो अकरम, मंजिल के इतने करीब जाकर पलटना बेवकूफ़ी नहीं जुल्म है। आज सुनते दिन हो गए हैं, सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। तुम सब मुझ पर छोड़ दो और जो मैं कहती हूँ वही करो। अब्बा कमरे से बाहर आए और अम्मी के कमरे में गए। अब्बा ने अम्मी से माफ़ी मांगी और कहा जो अम्मी कहेंगी वो वैसा ही करेंगे। अम्मी ने यही कहा कि इस औरत को घर से निकाल दो। अब्बा जो सनम के लिए किसी एक बात सुनने को तैयार नहीं थे, पिछले दिनों से सनम के आगे पीछे घूम रहे थे। अम्मी के एक बार कहने पर फ़ौरन मांगे कि वह सनम को इस घर से जाने का कह देंगे। अम्मी को लगा शायद अब्बा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे यकीन था ये सब इतना सीधा नहीं जितना लग रहा है, पर खिलाफ तवक्का अब्बा ने फ़ौरन ही सनम को इस घर से जाने का कह दिया। वो भी अपना सामान बांधने में लग गई। अम्मी खुश थी कि सब ठीक हो रहा है। मुझे यकीन नहीं था कि वो इतनी आसानी से चली जाएगी, पर मैं खुद उसे स्टेशन छोड़ने अब्बा के साथ गई। वो ट्रेन में सवार हो गई। अम्मी ने उसी रात अब्बा और हम सब की पसंद का खाना बनाया। हम सब ने काफ़ी दिन बाद मिलकर खाना खाया। हम लोग बहुत खुश थे। अगले 2 दिन इसी तरह गुजर गए। अगले दिन शाम का वक्त था। मैं अपनी छोटी बहन को बुलाने गई। वैसे तो वो खुद ही शाम होते घर आती थी, मगर आज नहीं आई थी। मैं उसकी सहेली के घर गई तो उसने बताया कि वो तो दोपहर में ही घर चली गई थी। मैंने आसपास देखा, मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने घर आकर अम्मी को बताया, पर अम्मी घर पर नहीं थी। शायद बहन के गुम हो जाने की खबर उन्हें भी मिल गई थी। वो भी उसे तलाश करने निकली थी, पर मेरे लिए बहुत मुश्किल था। शाम हो रही थी, अंधेरा फैल रहा था। मैं फिर से घर बाहर जाने लगी थी कि मेरी नज़र अब्बा के कमरे पर पड़ी। उनके कमरे से रोशनी आ रही थी। वह रोशनी बल्ब की नहीं। मैं आगे बढ़ी और अंदर जाते जाते रुक गई, क्योंकि अब्बा अंदर अकेले नहीं थे। मैं खिड़की की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने कमरे के अंदर झांका तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ जो हो रहा था उसका जिक्र मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। आज जाना कि हकीकत कितनी बेरहम होती है। मुझे कुछ करना था, पर क्या ये मैं नहीं जानती थी। वहाँ सिर्फ अब्बा ही नहीं, मेरी बहन अम्मी और सनम भी मौजूद थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब्बा, अम्मी और मेरी बहन सभी बेहोश थे। सनम अपने सामने आग का बड़ा सा लावा जलाकर बैठी कोई मंत्र पढ़ रही थी। जाने वो कौन सी जुबान बोल रही थी। उसके पास तेजदार आला भी था। उसकी आंखों में वहशत थी। शायद वो मेरे घर वालों को बलि देना चाहती थी, मगर मैं ये नहीं होने दे सकती थी। इस पर मैं कर भी क्या सकती थी। अगर घर वालों को यह सब बताने जाती तो वो मेरी बात समझते ही नहीं। मैंने एक लकड़ी उठाई और अंदर जाते ही सीधा सनम के सर पर वार किया। वो पहले मेरे वार से बेहोश हो गई। मैंने अपने घर वालों को जगाना था। मैं उनकी तरफ बढ़ी, मगर मेरी बहन को होश नहीं आ रहा था। अम्मी और अब्बा को होश आने लगा। अब्बा को होश आया तब वो हमारी तरफ बढ़े, जबकि हम उनसे दूर हो गए। मैं अम्मी के साथ फ़ौरन वहाँ से निकल गई। अपनी बहन को उठाकर सीधा स्टेशन गई और अपने नाना के गांव जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। हम लोग गांव चले गए। हम गांव वालों ने बताया कि अब्बा ने सनम को जान ले ली और पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। यह सुनकर हमने उनसे मिल जाने का प्रोग्राम बनाया। अब्बा हमारे सामने खड़े थे। उनका सारे शर्म से झुका हुआ था। मुझे माफ़ कर दो, मैं तो सिर्फ तुम सब के लिए दुनिया की सारी आसाइशें जमा करना चाहता था, पर मैं बार बार नाकाम हो रहा था। यह औरत मुझे स्टेशन पर मिली थी। उसने कहा कि ये अमल है और मुझे एक अमल बताएगी जो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैंने कर लिया तो किस्मत मुझ पर मेहरबान हो जाएगी और मैं जो मैं काम शुरू करूँगा वो हमेशा कामयाब होगा। पर उसने ये कहा ये अमल करने के लिए उसे मेरे घर रहना होगा। जब तक अमल पूरा नहीं हो जाता मैं ये बात किसी को नहीं बता सकता। उसने कहा था 40 दिन नहाना नहीं है, मुर्दार खाना खाना है, नमाज नहीं पढ़नी, मस्जिद का रुख नहीं करना, गलती से भी कोई अच्छा काम नहीं करना। वो जो कहेगी वही करना होगा। मैंने सब कुछ किया, उसकी हर बात मानी। उसने कहा था कि 40 दिन के बाद वो एक अमल करेगी, उसके बाद ये मुकम्मल होगा। पर वो मेरे लिए कोई अमल नहीं कर रही थी, वो तो अपने लिए कर रही थी। ऐसा अमल जिसमें उसे 3 लोगों की बलि देना होगी। वो बड़ी चालाक थी। उसने मुझे इस बात का अंदाज़ा तक नहीं होने दिया। जब मुझे लगा कि तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाओगे तो उसने बड़ी चालाकी से मुझसे ये काम करवाया। मैं उसे घर से निकाल दूं, पर वो सिर्फ घर से गई थी, गांव से नहीं। मैं उसे गांव से वापस घर ले आया। उसने हमें बेहोश कर दिया और तुम वहां वक्त पर न आती तो शायद अब वो तक हमें जान से मार चुकी होती। जिस रात तुम लोग मुझे छोड़कर गए थे उसके बाद सनम बेहोश हो गई। उसने मेरी जान लेने की कोशिश की और अपने दफात में मुझे ही मारना पड़ा। मुझे माफ़ करना, मैं दौलत कमाने की धुन में अंधा हो गया था, गलत राहों का राही बन बैठा, अपना ईमान भी खतरे में डाल बैठा। तुम लोग भी मुझसे दूर हो गए, मैं खूनी बन गया।
اب تم سب مجھے معاف بھی کر دو تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ابا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہم نے تو ابا کو معاف کر دیا پر قانون نے ابا کو معاف نہیں کیا۔ انہیں عمر قید کی سزا ہو گئی۔ میرے ابا زیادہ کی چاہ میں وہ بھی کھو بیٹھے جو ان کے پاس تھا اور اپنا آپ برباد کر لیا۔ جادو وہ حرام کام ہے جس سے انسان دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو جاتے ہیں۔ خدا کے لیے لالچ میں آ کر کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو آپ کی دنیا اور آخرت خراب کرنے پر تلا ہو۔ شکریہ۔